हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 6 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। साथियों, फैमिली के एक मेंबर का ऑपरेशन चल रहा है मेदांता में, और इस वजह से दिन रात उधर ही दौड़ना पड़ रहा है पिछले कई दिनों से। इस वजह से वीडियोज डिले हो रही हैं। मैं अभी तक बताना नहीं चाह रहा था आप लोग को, लेकिन बताना पड़ा। खैर, वीडियोज़ लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि प्रॉपर तरीके से मिलती रहे रोज़ाना। तो थोड़ा थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे हो जाया करे समझ लिया करो। चलिए, हम लोग कल की बात करते हैं। सबसे पहले कल की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे वन लाइनर में, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। भारत और जापान के बीच पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संयुक्त ऋणतंत्र समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। 10वीं NIRF रैंकिंग आई हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसमें IIT मद्रास एक बार फिर से टॉप पर है। 1 अक्टूबर को 2025 से लागू हो जाएगा भारत EFTA व्यापार समझौता, तब से प्रभावी हो जाएगा। EFTA के ब्लॉक के सदस्य में आइसलैंड है, लिंकटेस्टाइन है, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड है। इसके अलावा आक्रामक सेन्ना स्पेक्टिबिलिस, ये एक प्रकार का खरपतवार है, इसके उन्मूलन में पहला स्थान केरल का आ गया है। उत्तर प्रदेश के दो शिक्षक हैं, मधुरिमा तिवारी और रामलाल सिंह यादव। इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। टोटल देश भर से 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। कल मैंने इसके बारे में पूरी लिस्ट आपको दिखाई थी। 15 से 17 सितंबर 2025 तक 18वां विश्व कांग्रेस ये आयोजित होगा शारजाह UAE में। और खनिज पुनर्चक्रण के लिए भारत सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की परियोजना का अनावरण किया है। ये 6 वर्षों के लिए होगा, 2025-26 वित्तीय वर्ष से 2030-31 के वित्तीय वर्ष तक। और मेघालय राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, इसका उद्घाटन किया गया है PM मोदी के द्वारा। ठीक है, तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया। अब हम लोग आज की करंट अफेयर को देखेंगे। इसकी क्विज PDF आपको MZT ऐप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम पर PDF भी आपको मिल जाएगी। 9 बजे रात को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 6 सितंबर को, यानी कि आज। तो इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे। गिद्ध क्या होता है, गिद्ध का कितना महत्व है इकोसिस्टम में, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। देखो, गिद्ध जो है उन्मूलन की कगार पर है। भारत में 9 तरह के गिद्ध पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से 5 जो हैं वो गंभीर श्रेणी में रखे गए हैं IUCN की। तो IUCN की ये जो गंभीर श्रेणी में है, इसका मतलब ये विलुप्त हो रहे हैं। गिद्ध का महत्व क्या है समाज में? समाज में नहीं, मतलब कि पर्यावरण में। साथियों, जब भी कोई जीव जंतु जो हैं, जब वो मर जाते हैं, सड़ने लगते हैं, या फिर डेथ हो जाती है, तो उनके लिए ये गिद्ध वगैरह जो होते हैं, गिद्ध हुआ, बाज हुआ, चील हुआ, ये उनके लिए अपघटक का काम करते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से उनको ये लास्ट टाइम पर ख़त्म करते हैं पूरी तरीके से। आप जानते हो ना, इकोसिस्टम में उत्पादक होता है पहले लेयर, फिर उसके बाद फिर पहले तो उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता प्रथम, फिर द्वितीय स्तर का, फिर तृतीय स्तर का, चतुर्थ स्तर का अपघटक होता है, फिर, है ना। तो ये इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी होता है हर एक जीव जंतु। चींटियाँ भी ज़रूरी हैं, चींटियाँ ना रहे तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं संभव है। ठीक है, अपघटन नहीं हो पाएगा। जो कीड़े मकोड़े हैं ये ना रहें तो अपघटक का काम ही कौन करेगा? तो इसीलिए पूरा सब कुछ इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है ना। चलिए, तो सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस बार ये 6 सितंबर को पड़ा है, तो इसलिए 6 सितंबर को मनाया गया। अब गिद्ध के बारे में, एशियन किंग गिद्ध के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला गया है कुछ महीनों पहले। मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। ठीक है, तो इसे याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। एशियन किंग गिद्ध के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र। अगला, एक और जरूरी बात, अगस्त की ईबुक आ गई है। इस ईबुक को आप MZT ऐप से प्राप्त कर सकते हो। MZT ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होती है। चैप्टर वाइज कंटेंट होता है, 300 प्लस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको Q&A मोड में दिया जाता है हर एक चीज़, डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रश्नोत्तर, उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन, और चैप्टर वाइज रहता है, तो आप टारगेट बना के आराम से पढ़ सकते हो। किसी भी महीने की ये बुक अगर चाहिए तो सब मिल जाएगी MZT ऐप पर। जिनके पास MZT ऐप नहीं है, जो एंड्रॉयड यूज़र नहीं है, आईफोन यूज़र हैं या विंडोज़ यूज़र हैं, उनके लिए व्हाट्सएप सुविधा दी गई है, वो व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। अगला,
नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया। इनमें से कौन सा प्रमुख प्लेटफॉर्म उनमें शामिल है? तो नेपाल ने एक बड़ा फैसला लिया है, सारे नेपाल के नागरिकों को शॉक कर दिया है अचानक से। वहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इवन यूट्यूब तक भी बैन कर दिया गया है। ऐसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनमें से आपको लगभग सब सुना सुना लग रहा होगा। जैसे मैं बताऊं आपको एग्जांपल तौर पर, जैसे आप फेसबुक ले लो, ट्विटर ले लो, ठीक है, या एक्स जिसे कहते हैं। इसके अलावा आपका मैसेंजर हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, और इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, सब बैन है, सब बंद कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है नेपाल में। ऐसा क्यों किया गया है? तो इसके पीछे का कारण ये बता रहे हैं कि ये अपंजीकृत है, मतलब अनरजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड कौन सा है? टिकटॉक, वीचैट, इन सब ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था नवंबर 2024 में। होता है, लिंक रहता है पॉलिसीज मेकिंग में, है ना। सरकार में जब लिंक रहता है तो पता रहता है सरकार कौन सी पॉलिसी लाने जा रही है। तो अचानक से इन लोगों को 7 दिन का मौका दिया गया कि 7 दिन बाद आपका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाएगा, 7 दिन के अंदर करा लो। इन्होंने कहा कि रुक जाओ, हम सोचेंगे विचारेंगे। जब तक 7 दिन विचारे सोचे तब तक बैन। इधर ये भाई साहब नवंबर में करा के बैठे थे, तो इनका पहुंच था, जुगाड़ था, भाई चाइना वाले हैं टिकटॉक, है ना। तो इनको पता था कि आने वाले समय में ऐसी पॉलिसी लानी है, ऐसा करना है। जो रजिस्टर कराएगा वो चलेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं चलेगा। जैसे भारत में आईटी एक्ट लाया गया था 2021 में, उसी समय ये कहा गया था कि भारत में अगर रहना है तो ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त करो, कोई भी चीज़ अगर कोई शिकायत करता है तो तुरंत जवाबदेही सुनिश्चित करो, और हमारे आईटी नियम को और आईटी रूल को मानो, तब फिर आपको यहाँ पर चलने की अनुमति दी जाएगी। धीरे धीरे सभी प्लेटफॉर्म ने मान लिया था, क्योंकि भारत भाई बड़ी मार्केट है। यहाँ पर धीरे धीरे ये लोग नहीं माने। भारत ने समय भी दिया था इन लोगों को, है ना। ऐसा नहीं है भारत बंद करने की फिराक में था, तो उस टाइम ही टिकटॉक वगैरह को विदाई दे दी गई थी भारत में। खैर, यहाँ पर टिकटॉक चलेगा इसके अलावा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन करा लिया था। ये नेपाल के सोशल मीडिया उपयोग विनियमन निर्देश 2080 के तहत लिया गया है। अब आप कहोगे 2080 कहाँ आ गया? तो एक्चुअल में वो लोग हिंदू कैलेंडर वर्ष मानते हैं जो 57 वर्ष आगे चलता है, ठीक है। तो उसके 2080 इस हिसाब से इनका पड़ता है। 2080 नेपाल में चल रहा है, ठीक है, आगे जी रहे हैं। अगला, किस राज्य में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया? अब गिद्ध संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है, तो उस दिन पोर्टल वगैरह भी कहीं पर लॉन्च किया जा रहा होगा। तो गिद्ध संरक्षण पोर्टल ये असम में लॉन्च किया गया, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल। गिद्ध को संरक्षित करने के लिए यहाँ पर एक पोर्टल होगा बाकायदे। अगर किसी को कोई शिकायत मिल रही, कोई दिख रहा है कोई घायल गिद्ध, तो यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, यहाँ पर उसकी मेडिकल टीम बुला सकते हैं, या फिर कैसे कहाँ पर संरक्षित किया जाना है ये कर सकते हैं। कोई शिकार कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सब चीज़ें करने के लिए ये किया गया है वी फाउंडेशन इंडिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राण विज्ञान विभाग में, ठीक है। इसके द्वारा बनाया गया है गिद्ध पोर्टल। तो असम में इसे लॉन्च किया गया है। अब आपको क्या चीज़ याद रखना है, जो मैंने आपको बताया, एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? वो है आपका उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, ठीक है। और यहाँ पर ही असम में पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। भारत में कितनी गिद्ध की प्रजातियां हैं? 9। कितनी आयुसीएन में गंभीर श्रेणी में है? 5, ठीक है। आयुसीएन की गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में 5 हैं। ये लाइन पूछी जाएगी, पूछा जाता है कभी कभी कि कोई अगर पशु पक्षी है वो विलुप्त होने की अवस्था में है या गंभीर श्रेणी में है, तो उसको दुनिया की किस लिस्ट में रखा जाता है? तो उसके लिए आयुसीएन की लिस्ट बनाई गई है। अब इसमें भी लिस्ट में है रेड लिस्ट, येलो लिस्ट वगैरह वगैरह, तो आयुसीएन की रेड लिस्ट में रखा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। और बाकी मैंने आपको बताया 6 सितंबर को ये फर्स्ट सैटरडे कह सकते हो, फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर। अगला, हाल ही में कहाँ पर रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर, तो इसका उद्घाटन अभी राजगीर बिहार में किया गया। आप कहोगे भूटान का बौद्ध मंदिर है बिहार में? हाँ बिल्कुल, बिहार में। और भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वो आए थे यहाँ पर इसका उद्घाटन करने, इनॉग्रेट करने। देखिए, रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल इनॉग्रेटेड इन राज। तो भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे आए थे, किरण मंत्री किरण रिजिजू जी, इन दोनों की अगुवाई में इसका उद्घाटन किया गया। राजगीर एक जिला है बिहार में, वहीं पर ये किया गया, ठीक है। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर क्योंकि तपस्या की थी, इसलिए अब जानते हो पूरा का पूरा बिहार हो, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों हो, ये भगवान बुद्ध की धरती रही ही है। तो वहाँ पर अलग अलग जगहों पे कुछ न कुछ हुआ ही है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर स्थापित की गई। जैसे सारनाथ में पहला उपदेश दिया था उन्होंने, गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, राजगीर में उन्होंने तपस्या की थी, तो इसलिए, ठीक है। चलिए, तो
दुनिया भर के जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं वो आते भी हैं इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट के रूप में। हाल ही में किसके संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी का कोच्चि में विमोचन किया गया? तो ये संस्मरण है अरुंधति रॉय का। अरुंधति रॉय का देखिए, ये संस्मरण है या मेमोयर कह सकते हैं। एक होता है आत्मकथा जिसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जब खुद से लिखी जाती है तो वो हुआ आत्मकथा। और जब कोई दूसरा लिखता है आपके जीवन के बारे में तो उसे बायोग्राफी कहते हैं या जीवनी बोलते हैं। ठीक है, आत्मकथा जीवनी में ये अंतर है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई आप यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, कहीं आप यात्रा करने निकले और बीच का कुछ अंश डाले, जैसे आज के टाइम पर वीडियो फॉर्मेट चल गया तो वीलॉग कहते हैं, ऐसे यात्रा वृत्तांत हुआ करता था। किसी एक यात्रा के बारे में व्याख्या की रहती तो वो यात्रा वृत्तांत होता था। ऐसे ही संस्मरण, संस्मरण मतलब अपने जीवन के कुछ एक पहलू के बारे में आप पूरा विस्तृत चर्चा करो कि हमें ये संस्मरण है अपना खुद का स्मरण करना, तो वो संस्मरण है जिसे मेमोयर कहते हैं। तो ये वही संस्मरण है। ठीक है, ये अंतर समझ में आया। ये किताबों के अंतर है, किताबों के प्रकार। एक होता है करंट अफेयर जो आता है दिसंबर महीने में एमजेटी एजुकेशन का। ठीक है, चलिए अपना भी कर दें थोड़ा। तो देखिए, ये अरुंधति रॉय बहुत जानी मानी लेखिका हैं। इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है 1997 में, पेन प्रिंटर प्राइज़ भी मिल चुका है 2024 में, नॉर्मन मेलर प्राइज़ और भी कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड भी ये जीत चुकी हैं। तो अरुंधति रॉय की ये पुस्तक है मदर मैरी कम्स टू मी। ठीक है, अगला पेंगुइन रैंडम के द्वारा इसे पब्लिश किया गया। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु DPIIT ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो DPIIT ने अभी ICICI बैंक के साथ समझौता किया हुआ है। इसके लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा ये किया गया है और ICICI बैंक इसमें मदद करेगा कि उद्योग और आंतरिक व्यापार कैसे बढ़ाया जाए। तो DPIIT जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके साथ किसका? ICICI बैंक का समझौता। कुछ दिन पहले या कहीं कुछ महीनों पहले HDFC बैंक का समझौता हुआ था पिछले साल। अब इस बार ICICI बैंक के साथ समझौता हुआ है। ICICI बैंक की स्थापना की बात करें तो 1994 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। संदीप बख्शी इसके CEO हैं। अगला, सरस आजीविका मेला का कौन सा संस्करण सितंबर 2025 में नई दिल्ली में शुरू हुआ? तो सितंबर 2025 में नई दिल्ली में सरस आजीविका मेला का 27वां संस्करण, 27वां सरस आजीविका मेला आयोजित किया गया। देखिए, सरस आजीविका मेला ये PIB का आर्टिकल है, इसके जरिए बताया गया है। ये 5 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, 22 सितंबर तक चलेगा आपका। इसमें 200 से ज़्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। 400 वीमेन फ्रॉम SHG यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की 400 से ज़्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह की इसमें हिस्सा लेने वाली हैं। इसका विषय होगा लखपति दीदियों का निर्माण, ग्रामीण महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण। तो विषय से ही यानी थीम से ही स्पष्ट हो जा रहा है किस उद्देश्य से है ये। लखपति दीदियों को संख्या को बढ़ाने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं को उद्यमीकृत करने के लिए या कहें कि उनको उनके प्रति उद्यम का बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ावा देने के लिए मतलब आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में समिथा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? समिथा, तो समिथा सम्मेलन का उद्घाटन अभी हाल में किया गया S जयशंकर के द्वारा। ये अपने विदेश मंत्री हैं। देखिए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर इनॉग्रेट समिथा कॉन्फ्रेंस ऑन साउथ एशियन मनुस्क्रिप्ट एंड मैथमेटिक्स। तो दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराएं और गणितीय योगदान को लेकर के इन्होंने नई दिल्ली में समिथा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, समिथा विदेशों में भारतीय और दक्षिण एशियाई पांडुलिपियों का एक डिजिटल संग्रह बनाएगा, डिजिटल कलेक्शन बनाएगा। इसके तहत, इस पहल के तहत वैश्विक पुस्तकालय जितने भी ग्लोबल लाइब्रेरीज है उनके संग्रह के साथ सहयोग शामिल है। इसमें उनमें जो भी पांडुलिपियाँ वगैरह पाई जाती हैं उनको यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। सितंबर 2025 में किसको खनन मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया? तो खनन मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए पीयूष गोयल जी। अब पीयूष गोयल वो वाणिज्य मंत्री वाले पीयूष गोयल मत समझना, ये पीयूष गोयल IAS है। ठीक है ना, ये पीयूष गोयल देखिए यहाँ पर, श्री पीयूष गोयल IAS 1994 बैच के, नागालैंड कैडर के, हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज द सेक्रेटरी, और ये माइंस इंडिया इसका मतलब कि हैंडल है। प्रियर ऑन दिस श्री गोयल सर्व्ड CEO नेटग्रिड के इससे पहले ये CEO रह चुके हैं और अभी खनन मंत्रालय में इनको सचिव यानी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति VL कंथा राव के स्थानांतरण के बाद हुई है, मतलब इनकी जगह पर ये आए हुए हैं। ठीक है, तो इससे पहले गृह मंत्रालय के अधीन नेटग्रिड के CEO ये रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री वाले पीयूष गोयल नहीं,
ये आईएएस वाले पीयूष गोयल, ठीक है, दूसरे वाली। अगला क्वेश्चन, किस लेखक को बेंगलुरु में प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वी के गोकाक पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है अभी आनंद वी पाटिल को। ये लेखक है, बेंगलुरु में इनको प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार मिला है। देखिए, आनंद वी पाटिल इन बेंगलुरु। तो 7 सितंबर को सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार ज्ञानपीठ सम्मानित प्रोफेसर वी के गोकाक की स्मृति में शुरू किया गया था और इसीलिए उनके नाम पर इसका पुरस्कार का नाम रखा गया है। केंद्रीय साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के भी विजेता हैं ये आनंद वी पाटिल, इनको अभी ये भी पुरस्कार मिला हुआ है। क्लियर? ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग चल रही है हॉस्पिटल में और इस वजह से वीडियोज़ रेगुलर नहीं आ रही हैं। आप देख रहे हो ट्रेंडिंग टॉपिक की कोई वीडियो नहीं बन पा रही है। ये तो डेली करंट अफेयर मैं बंद नहीं करना चाहता क्योंकि इस पर बहुत सारे लोग डिपेंड रहते हैं। आप लोग को डाटा चाहिए होता है डेली का डेली, इसलिए वीडियो किसी न किसी तरीके से आके दौड़ धूप करके किसी न तरीके से टाइम निकाल करके बना देता हूँ, और नहीं तो समझ लो कि इस समय तो बिल्कुल नहीं मौका है इसके लिए। तो ये बन जा रही है अभी, और बाकी 2-3 दिनों में सब कुछ ठीक होगा और ऑपरेशन कंप्लीट होगा, तो उसके बाद फिर डिस्चार्ज वगैरह होने के बाद तब फिर आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो मिला करेगी। ठीक है, चलिए फिलहाल जीएसटी का नया टैक्स स्लैब कब से लागू किया जाएगा ये पूछा था मैंने कल, तो 22 सितंबर 2025 को। कितने वर्ष के बाद विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी भारत करेगा? तो 17 वर्षों के बाद करेगा। आज आपको क्या बताना है, जीएसटी का नया स्लैब कब से लागू किया जाएगा, कितने वर्ष के बाद भारत, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। अच्छा, आज क्वेश्चन ऑफ द डे भी नहीं दिया गया, यही है जल्दबाजी में। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था और भारत कौन सा देश था। इसके अलावा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप से, चलो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के अध्यक्ष कौन है यही बता दो, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के अध्यक्ष या इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, सर्च करके थोड़ा सा बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।